नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। मित्रों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 के जीके का पेपर हल करेंगे जो दिनांक 1/5/2017 को संपन्न हुआ था। इससे पहले हम आरपीएससी भर्ती परीक्षा 2018 के जीके के दोनों पेपर हल कर चुके हैं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 का जीके का एक पेपर हल कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उनकी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो यह पेपर है वो दिनांक 1/5/2017 को संपन्न हुआ था। ग्रुप बी का ये पेपर है। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, राजा भाखर पहाड़ियाँ, इसराना भाखर पहाड़ियाँ, गिरवा पहाड़ियाँ। दोस्तों, जो राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये दक्षिणी अरावली है, ये मध्य अरावली है और ये उत्तरी अरावली है। तो इसमें जो राजा भाखर है, इसराना है और ये गिरवा है, ये उदयपुर इस साइड की है, अर्थात ये दक्षिण अरावली श्रेणी में स्थित है। तो जो मेरवाड़ा है, अजमेर, ये मध्य अरावली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है, ये अपने को बताना है। तो पैराबोलिक, तारा, बरखान, गोराउड। तो दोस्तों, जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं, वो जो थार के मरुस्थल में जो अधिकांश बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप के प्रकार है और इनका जो निर्माण है वो वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पादन से होता है और इनकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है। अब अगर बात करें तारा बालू का स्तूप की, तो तारू बालू का स्तूप है वो दोस्तों जो मोहनगढ़ क्षेत्र के जैसलमेर, पोखरण है, सूरतगढ़ क्षेत्र है, मरुस्थल का जो उत्तरी पार्श्व भाग है वहाँ पाया जाता है। और जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक हो गया, बरखान है मित्रों। बरखान क्या, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, ये रामगढ़ जैसलमेर इधर पाए जाते हैं। तो ये गोराउड है वो कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। रंगाई छपाई उद्योग, ग्वारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो लूणी नदी का जो प्रदूषण है वो बालोतरा, बाड़मेर इधर साइड जो रंगाई छपाई के उद्योग है उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इनमें। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित वह है अचलगढ़, तारागढ़, गोगुंदा, बेराट, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, जरगा, अचलगढ़। तो बोराट का पठार है मित्रों वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल वैशाखी, आम्र वर्षा, मावठ, नार्वेस्टर। तो ये काल वैशाखी है, आम्र वर्षा है और नार्वेस्टर है, ये जो भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट है वहाँ होती है। तो जो मावठ है वो राजस्थान के अंदर सर्दी की वर्षा कहलाती है, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं जिसको। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है। दोस्तों, गुजरात से राजस्थान के 6 जिले लगते हैं, तो उनमें से बताना है कि कौन सा जिला है वो नहीं लगता है। तो इसमें ये जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, बाड़मेर है, डूंगरपुर है, इनकी लगती है। प्रतापगढ़ की मित्रों नहीं लगती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है मित्रों 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो कितना मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र, 70%, 67%, 65%, 59%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 67%। निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। तो मित्रों, जो चंबल नदी राजस्थान के अंदर जो बहती है वो गहरे गड्ढों, गारजों और बीहड़ों का निर्माण कर देती है। तो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है वो कौन से हैं, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। तो चंबल नदी का जो भाव क्षेत्र है वो दक्षिण राजस्थान से है, तो अजमेर का इसमें कोई संबंध नहीं है, ना भीलवाड़ा पाली का है।
ये भीलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा। जैसलमेर से कोई संबंध नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस जिले में पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर होगा सवाईमाधोपुर में। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ नदी है और एक तरफ सहायक नदियाँ, और इनका मिलान करना है अपने को। तो काली सिंध, निवाज, बनास, सागी, माही, चाप और साबरमती, वाकल। तो ये मित्रों बनास है, काली सिंध है वो निवाज की सही है, बनास सागी नहीं मित्रों, गलत है। ये सागी है, ये लूनी की सहायक नदी है। सूकड़ी, सगाई, बाडी, सागी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, ये लूनी की है। माही की चाप ठीक है, साबरमती की वाकल ठीक है, तो सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास। तो बनास की सहायक नदी है कोठी, आरी, ये वाली। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो रुंडित सरिता किसको कहा जाता है? वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। तो रुंडित सरिता है, अर्जुन की गंगा है, एक बाणगंगा नदी को कहा जाता है। अब 12 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। नियतवाही का मतलब है जो वर्ष भर बहती है, बिल्कुल सही कथन है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। ए और आर दोनों से ही है, कौन सा बताना है इसमें? ए और आर दोनों से ही, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए से ही आर गलत है, ए गलत है, आर से ही है। तो मित्रों जो चंबल नदी है वो राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, बिल्कुल सही कथन है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग के लिए किया जाता है। नहीं मित्रों, सिंचाई के उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, केवल पीने के पानी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और बिजली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ए सही है, किंतु आर गलत है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालूका स्तूप से मुक्त है? तो बालूका स्तूप से मुक्त है वो बताना है, कौन सा है? तो शेरगढ़ शिव, ओसियां शेरगढ़, बायतू चौहाटन, फलोदी पोकरण। स्तूप मुक्त है, इसका जो ये पूछ रहा है कि बालू का स्तूप जहाँ है वो बताना है अपने को। तो फलोदी पोकरण, शेरगढ़ शिव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा फलोदी पोकरण। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? मित्रों बांका पट्टी कह दो या कुब्बड़ पट्टी कह दो, फ्लोरिस क्षेत्र कह दो। तो भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, सिक्कर। तो ये बांका पट्टी है वो कहाँ है? नागौर है। वहाँ के लोग कुबड़े हुए मिलेंगे क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा बहुत है पानी के अंदर। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आहड़ के बारे में बताना है, कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है मित्रों। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों की मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने तो मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े में चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, नहीं मित्रों ये गलत है, ईंटों की नहीं होती थी आवासीय भवनों की नींव। 16 नंबर है कि बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो बेराट का जो प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, CR भंडारकर, RC अग्रवाल। तो बेराट में हो जाएगा मित्रों दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रज्जाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुलेमान। अब बताना है अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो मित्रों अर्णोराज या अन्नाजी एक ही बात है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो मित्रों जो अर्णोराज है वो सही बात है कि अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? अर्णोराज का पुत्र था जगदेव, जिसको चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है।
जगदेव ने अरुणराज की हत्या की थी। बिल्कुल सही है ये। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। ये भी सही है। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। ये कथन है सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 खाली ऑप्शन 4 में सही उत्तर है इसका। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर दुर्ग है, उसको किसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खान, नुसरत खान, अकात खान, उमर खान। तो रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलुग खान और नुसरत खान। ये 2 सेनापति थे। तो मित्रों नुसरत खान तो मारा जाता युद्ध के अंदर, बच्चा कौन? उलुग खान। तो इसने किसको सौंपा था? उलुग खान को ये दुर्ग सौंप दिया था। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में मीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाउन उल फुतूह है, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतूह है। तो चित्तौड़ विजय का वर्णन मीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाउन उल फतूह में किया है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो मित्रों जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के बीच 1527 में, जब सांगा घायल हो जाते हैं उस युद्ध में, तो कौन सा ऐसा राजा था उसने सांगा का राज चिन्ह धारण किया था? तो उसका ध्यान में रखना है झाला अज्जा। एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों, एक नाम होता है झाला बिद्दा या झाला मन्ना। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है उसके अंतर्गत महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह धारण करता है वो होता है झाला बिद्दा, या उसका नाम मिलता है झाला मन्ना। ये भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो वो अपने को बताना है। राम सिंह, तंवर राम शाह, देखो बिद्दा झाला, ये मैं भी बता के गया हूँ। झाला बिद्दा ने तो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था। तो बिल्कुल सही है, ये तो होना है। राम सिंह तंवर भी है। रावत कृष्णदास टुड़ावत, ठीक है मित्रों। अशोक परमार नहीं है मित्रों, अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। इसीलिए अशोक परमार को राणा सांगा प्रसन्न होकर बिजोलिया की जागीरदारी इनको संभाली थी। इसीलिए तो इसका ये अशोक परमार नहीं है, 1, 2 और 3 है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर इसमें है, 4 सही है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराजा राज सिंह। तो विजय कटकातु के नाम से कौन जाने जाते हैं? महाराजा राज सिंह। और राज सिंह और औरंगजेब की जो शत्रुता का कारण क्या था? चारुमती थी। चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी, लेकिन औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। पंडित नेनुराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो पंडित नेनुराम शर्मा है वो मित्रों अलवर, मारवाड़, सिरोही, कोटा से। संत सभा की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, जयेंद्र नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, गोविंद गिरी। तो संत सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? तो वर्धा से कौन सा समाचार प्रकाशित किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या नवजीवन? तो राजस्थान केसरी है वो वर्धा अजमेर से प्रकाशित किया था, सॉरी वर्धा महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष थे गौरी शंकर उपाध्याय, ठक्कर बाबा, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। डूंगर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 को की गई थी। अब 28 नंबर का प्रश्न है कि शंकर देव राय समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किस में मिलना चाहती है। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो ये शंकर देव राय समिति पढ़नी है और इसमें अध्यक्ष सहित जो कुल थे वो 3 सदस्य थे, 1+2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोगा जी गोगा मेड़ी, मल्लीनाथ,
पिच्चियाक, पाबूजी कोल्लू, तेजाजी पर्वतसर। तो मित्रों तेजाजी पर्वतसर नागौर सही है। पाबूजी कोल्लू गांव सही है। गोगा जी गोगा मेडी सही है। मल्लीना तिलवाड़ा बाढ़ मेरा मित्रों पिच्चियाक का कोई संबंध नहीं है इनका। संत मावजी का संबंध है। तो संत मावजी डूंगरपुर जोधपुर बीकानेर अलवर। तो संत मावजी कहाँ के हैं? डूंगरपुर। और मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन से विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक है? तो विश्नोई जी का कौन है? जाम्बोजी। किराड़ू का सोमवेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो आबानेरी है, किराड़ू है, ये है गुर्जर प्रतिहार शैली। गुप्त शैली मौर्य द्रविड़ीय नहीं है, गुर्जर प्रतिहार शैली में ये बने हुए हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में घोषित नहीं किया है? तो विरासत सूची में राजस्थान के छह दुर्ग है। चिक्कू गाजराम ये ट्रिक है इनकी। तो वहाँ में कौन सा नहीं है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला नहीं है, ये जैसलमेर आमेर गागरोन ये सही है। गोपाला उद्य हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो मित्रों चित्रकला से संबंधित आरपीएससी देख लो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। अधिकतर चित्रकला से संबंधित चित्रकारों के नाम ही पूछे जाते हैं आरपीएससी के अंदर। तो ये किस शैली से है? आमेर जयपुर बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। तो ये है आमेर शैली। जोधपुर शैली के कौन है? जीतमल भाटी, छज्जूमल भाटी, ये जोधपुर के है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो बेणेश्वर मेला पोष आषाढ़ फाल्गुन माघ, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरा जाता है। जयपुर की तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो मित्रों जयपुर की जो तीज है वो श्रावण वैशाख चैत्र भादो श्रावण मास में तीज की सवारी निकाली जाती है। कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया ये प्रश्न। लांगोरिया नृत्य होता है। तो लांगोरिया श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, जीर्ण माता के मंदिर में। तो लांगोरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में किया जाता है, हनुमान जी की आराधना में। अब ये प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? तो नेहतरंग के रचयिता कौन है? राजा सावंत सिंह या नागरीदास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव राजा बुद्ध सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? नेहतरंग है वो राव राजा बुद्ध सिंह की रचयिता है। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो भील जनजाति का नृत्य नाट्य के रूप में गेर, घूमर, गरबा, गौरी। तो यह गौरी नृत्य है मित्रों, वो भीलों का स्वामा तक चलने वाला नृत्य है। तो ये गेर घूमर, ये नृत्य तो सारे गेर गौरी और घूमर नृत्य तो भीलों के, लेकिन नाट्य के रूप में किया जाता है भील करते हैं गौरी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? 2 अक्टूबर 1990, 18 जनवरी 1999, 26 जनवरी 1995, 10 दिसंबर 1998। तो जो मानवाधिकार संरक्षण एक्ट अधिनियम 1993 है उसके तहत राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन है वो 18 जनवरी 1999 को किया गया था। इसमें शुरुआत में 1+4 सदस्य थे। ये जो मार्च 2000 से ये क्रियाशील हो गया, काम करना शुरू कर दिया इसने। और 2006 में क्या हुआ? 2006 में इसका आकार 1+2 कर दिया गया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है प्रभारी मंत्री या गृह विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष। तो उसका जो अध्यक्ष होता है मित्रों वो होता है मुख्यमंत्री, और उसके सदस्य होते हैं विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, ये होते हैं, और गृह मंत्री होता है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है अपने को कि कौन सा सही है। तो राज्यपाल है राजस्थान का, उसका कथन कौन सा सही है? वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। मित्रों गलत है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलापति नहीं होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, गलत है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष है। ये प्रश्न बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वय विवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है मित्रों? आर्टिकल 163 के अंदर राज्यपाल है वो स्वय विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
तो इसमें खाली ऑप्शन सी सही है। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति हुई 1969, उसके अध्यक्ष कौन थे? बी मेहता, एड उज्ज्वल, मोहन मुखर्जी, मंगत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन मुखर्जी। अब ये दोस्तों अपने को मिलान करना है और बताना है कि कौन सा इसका सही है। तो इसमें देखिए, शासन सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन, नीति निर्माण, संपूर्ण पर्यवेक्षण, बजट क्रियान्वयन, ये नैतिक लिपिक के कार्य। तो जो शासन सचिव है मित्रों, वो है कार्यक्रम क्रियान्वयन, मतलब सचिवालय का कार्यक्रम क्रियान्वयन करता है, बिल्कुल सही है। परियोजनाधिकारी, परियोजनाधिकारी का क्या काम होता है? संपूर्ण पर्यवेक्षण होता है, संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। और अनुभाग अधिकारी क्या काम करता है मित्रों? बजट क्रियान्वयन करता है अनुभाग अधिकारी। और सहायक क्या करता है? नैतिक लिपिक कार्य, असिस्टेंट, इनका काम क्या होता है? नैतिक लिपिक कार्य। तो आप देख सकते हैं 1 का 1, 2 का 3, 1 का 1, 2 का 3, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट उत्तर है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो सबको पता है कौन जाने जाते थे? राज प्रमुख, गवर्नर जनरल, राज्यपाल महाराजाधिराज ने राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। और 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल के नाम से जाना जाना लगा। राजस्थान के प्रमुख प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वह राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है। वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 1 नंबर ऑप्शन। वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, इसीलिए अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, मिलान करना है अपने को। एक तरफ मुख्यमंत्री दिए गए हैं और एक तरफ मित्रों उनका कार्यकाल दिया गया और बताना है कि किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो कब रहा था। तो जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान, भैरों सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका जो मित्रों सबसे पहले अगर जगन्नाथ पहाड़िया है, ये बात करें जगन्नाथ पहाड़िया की, तो जगन्नाथ पहाड़िया कब आए थे? 1980 से 1981 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। तो 1 का 3 हो जाएगा। और बरकतुल्ला खान 1971 से 1973 के बीच में आए थे। भैरों सिंह शेखावत 1977 से 1978 के बीच। और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957 के बीच। तो अगर इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि इनमें से सबसे पहले कौन? सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। तो इन कार्यकाल में सबसे जो पहले का कार्यकाल है वो उठा लें। इस प्रकार इसमें देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख है। तो राजस्थान के जो राज्य का प्रशासन है उसके विधित है, मतलब कानूनी रूप से प्रमुख कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री, संभागायुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल। तो कानूनी रूप से जो विधित प्रमुख है वो राज्य के राज्यपाल है। 49 नंबर प्रश्न, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य का मुख्य सचिव किस रूप में कार्य करता है? कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में। तो ये सही है। सचिवों के मुख्य के रूप में, ठीक है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, ठीक है। राज्य के प्रधान के रूप में नहीं काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। आगे 50 नंबर का प्रश्न, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा है, यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीकी के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग होता है। ठीक है, ये कथन भी सत्य है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं और भारत ने जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया। तो मित्रों ये दोनों गलत है। तो ए और बी सही है इसमें। तो ए और बी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 51 नंबर का प्रश्न मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें से अपने को ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन बताने हैं दोस्तों। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, ये गलत है। 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां नहीं थी। अधिनियम ने इससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की, जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, ये बिल्कुल सही है। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया, गलत है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसमें सही है। तो बी और डी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ये गोवध निषेध अधिनियम का नीति निर्देशक तत्वों से पूछा गया है मित्रों। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है? तो गोवध निषेध किसके अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का अनुच्छेद 49। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो अनुच्छेद 48। पशुपालन व गोवध निषेध है, पशुपालन का वर्णन है इसके अंतर्गत। तो ये गोवध निषेध ये आर्टिकल 48 में ही आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहल की नीति किसने प्रारंभ की? पड़ोस पहल की नीति किसने प्रारंभ की? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो पड़ोस पहल की नीति वो मित्रों नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रारंभ की है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित विषय है। तो पंचायत से संबंधित कुल कितने विषय? 18, 28, 19 मद या 29 मद। तो पंचायत से 29 है। अगर नगर पालिका से पूछ ले तो वहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? तो लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, न्याय आपके द्वार, पुलिस आपके द्वार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, न्याय आपके द्वार। 56 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, रतन बिहारी बीकानेर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रतन बिहारी बीकानेर। ये हिस्सा नहीं है मित्रों, बाकी सभी हिस्सा थे। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, 20-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सुमित्रा महाजन ने, वसुंधरा राजे ने, सुषमा स्वराज ने, नजमा हेपतुल्ला ने। तो ये मित्रों किया था सुमित्रा महाजन ने किया था। 58 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? गोवा, नागालैंड, केरल, पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर था वो था पंजाब। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, कि 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इनमें से राजस्थान से कौन है? तो मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, निशा सिंह। तो ये उस टाइम करंट का प्रश्न था। तो कौन था इसका सही उत्तर? मोहना सिंह। निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो यहाँ बताना है कि कौन संसदीय सचिव है वो नहीं है। सुरेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, लादूराम बिश्नोई, डॉक्टर अनंत कुमार। तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर अनंत कुमार। 61 नंबर का प्रश्न, राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम क्या है? श्री राम सिंह, श्री पोकरमल, श्री गोपाल सैनी, सुश्री परमजीत कौर। तो इसका सही उत्तर था वो था श्री गोपाल सैनी। अगला प्रश्न है 62 नंबर का,
कि राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो 2016 का अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, परमजीत सिंह, करणी सिंह, पूर्वी चंदेला। तो मित्रों जो है पूर्वी चंदेला है, निशानेबाज है, इनको 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध भी निशानेबाज से ध्यान में रखना है। ये करणी सिंह, परमजीत सिंह। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो जो खेल प्रशिक्षक है उसको जो अवार्ड दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ये अवार्ड है वो प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राज्य खेल द्वारा प्रशिक्षक को दिया जाता है। कोच को दिया जाता है मित्रों। 64 नंबर का प्रश्न है, 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड वो किस मुक्केबाजी प्रशिक्षक को दिया गया था? तो इसका बताना है आपको। मूल सिंह शेखावत, नारायण सिंह, सागरमल दायल, उमेद सिंह। तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सागरमल दायल। अगला प्रश्न, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। 196.22 लाख टन, 296.22 लाख टन, 156.22 लाख टन, 182 लाख टन। तो 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था 196.22 लाख टन की प्रीमियम दर है। 66 नंबर का प्रश्न है मित्रों, 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य में कितनी कमी हुई थी? 21.36%, 15.86%, 18.86% या 23%। तो मित्रों जो 19वीं पशुगणना थी उसके अंतर्गत भेड़ों में जो कमी हुई थी वो हुई थी 18.86% की। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या दिल्ली? तो जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो स्थित है जोधपुर के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है तो वो कितनी है? 2%, 3%, 5%, 7%। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5%। नेक्स्ट है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? ये बुद्धि लब्धि 75 दे रहा है, मानसिक आयु तो अपने को पता है कि मानसिक आयु, यहाँ पर मानसिक आयु पूछी है तो उसको x मान लेंगे, बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 बराबर आ जाएगा मित्रों 75। तो ये 100 को x का मान ज्ञात करना है अपने को। तो ये 25 थी, ये 75, 25 चौके 100, यहाँ 4 से इसको काटेंगे, 4 थी ये 12, तो ये आ जाएगा दोस्तों x बटे 3 बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा मित्रों 9। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, लेवेस्टर और विलियम स्टर्न। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। ये मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं अभी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो सीखना विकास की प्रक्रिया ये कथन किसके द्वारा किया गया था? वुडवर्थ के द्वारा, योकम सिम्पसन, डॉक्टर मैके नहीं। निम्नलिखित में से कौन एस.आर. अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो एस.आर. अधिगम सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ब्रूनर। तो मित्रों थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव ये तो है। जो जेरोम ब्रूनर है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, एस.आर. अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं? आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। तो अंतर्नोद तो है, प्रोत्साहन भी है, रटन स्मृति है जो अभिप्रेरणा का घटक नहीं माना जाता।
नेक्स्ट 75 नंबर का प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, निर्देशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देशन। वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, मौखिक अधिगम सिद्धांत। तो इसको अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टोलमैन का है। अगला है 77 नंबर का प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पावलोव। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षण एवं सीखने से है। यह कहा गया था स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो मित्रों, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक विशेषताओं में आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त नहीं है, अनुप्रयुक्त है मित्रों। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग नगर में की गई थी। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, तार्किकता। तो मित्रों, सृजनात्मकता की विशेषता यह लचीलापन होता है, मौलिकता होती है, धारा प्रवाहिता होती है, ये तार्किकता नहीं होती। 81 नंबर का प्रश्न, कौन सा स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, सुडोलकाय, कलात्मक, सामाजिक। तो मित्रों, यह सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक तो है, सुडोलकाय नहीं है मित्रों। लंबकाय, गोलाकाय, सुडोलकाय, विशालकाय, ये किसके हैं? क्रेशमर के हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये देखो मित्रों, टीएटी किसके द्वारा दिया गया? लियोपोल्ड बेलक, मॉर्गन एवं मुर्रे, हरमन रोर्शा, होल्ट्जमैन। तो टीएटी है वो किसके द्वारा? मॉर्गन एवं मुर्रे। कुल कार्ड 31, 14+ आयु बालकों के लिए उपयोगी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की क्या विशेषता है? सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता, अनियमित दिनचर्या। तो अच्छे समायोजन, गुड एडजस्टमेंट की विशेषता क्या हो जाएगी? सहनशीलता। 84 नंबर का प्रश्न, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, मतलब वेरी सुपीरियर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, 120, 125, 110 से 115, 110 से नीचे। तो ये नहीं आती, जो वेरी सुपीरियर है वो आते हैं 140+। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका भाग है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक का, संवेगात्मक विकास का। तो यह संवेगों से संबंधित ब्रिजेस ने एक डेफिनेशन दी थी कि जो उत्तेजना है वो किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? साइमन, स्पीरमैन, गिलफोर्ड, टर्मन। तो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीरमैन ने, जीव है एस कारक। निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? लिकर्ट स्केल, ओसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, द बोगार्ड सोशल डिस्टेंस स्केल, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। तो 87 नंबर का कौन क्या हो जाएगा मित्रों? विधि नहीं है, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। 88 नंबर का प्रश्न, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, गति करना, मूवमेंट, गति करना, ये नहीं है, बाकी तीनों है मित्रों। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, कौन सी प्रत्यक्ष विधि अपने को बतानी है? शोधन, प्रेक्षण, प्रतिगमन, बाधा निराकरण। बाधा निराकरण प्रत्यक्ष विधि है, ये बाकी क्या है? प्रक्षेपी विधि है मित्रों। शोधन है, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? माउंट ब्रूस, कोशुस्को, ब्लू माउंटेन, माउंट ऑर्ड। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है वो है
कोसियुस को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 16 दिसंबर। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय हवाएं हैं। तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय हवाएं कौन सी है? ये देखो, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली। तो दक्षिण पश्चिम से कौन चलेगा? दक्षिण पश्चिम से चलेगी इस प्रकार ये। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है। मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है। मलक्का जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? सुमात्रा को बोर्निया से, सुमात्रा को जावा से, मलेशिया को जावा से, मलेशिया को सुमात्रा से। तो मलक्का जो जल संधि है वो अलग करती है मलेशिया को सुमात्रा से। कौन सी सहायक नदी नहीं है? मिसिसिपी, ओहियो, अमेजन, मेडेरा, मर्रे डार्लिंग, हांगे, मीन। तो ये हांगे, ये ऑप्शन गलत है। हांगे नदी है वो मीन नदी है, वो हांगे की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है मित्रों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, नीलगिरी, अमरकंटक, गोमनपुर। अन्नाईमुड़ी है, अन्नाईमुड़ी या अन्नामलाई है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो उत्तरी पूर्वी जो शीत मानसूनी पवनें हैं किस तट के सहारे वर्षा करती है मित्रों? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो डियागो गार्सिया द्वीप है वो है हिंद महासागर में। गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गोमती, मानस, घाघरा, सोन। तो ये सोन, घाघरा, गोमती है गंगा की सहायक नदियां हैं मित्रों। ये मानस है वो नहीं है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात सबको पता है, चंबल, माही, काली सिंध, लूनी। तो ये किसके ऊपर है मित्रों? चंबल नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमने 100 प्रश्न हल कर लिए हैं, जिनमें से 80 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 20 प्रश्न मनोविज्ञान के हैं। तो आपको इस पेपर को देखने के बाद ये आइडिया लगा होगा कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस पेपर के अकॉर्डिंग किस प्रकार की तैयारी करनी है। राजस्थान में जो करंट के अफेयर के प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं और जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, इनको आधार मानकर अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जरूर जारी रखिए। धन्यवाद मित्रों।